गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th एग्रीकल्चर क्लासेस के अंदर आज हम नया चैप्टर है वो है जैविक खाद एवं जैव उर्वरक। ठीक है ना। तो जैविक खाद ऑर्गेनिक मैन्योर्स और जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर्स इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जैविक खाद। जैविक खाद। अब जैविक खाद होती क्या है? ठीक है। जो ऐसी खाद हो, देखो हम एग्रीकल्चर पढ़ते हैं, खाद की आवश्यकता है। हमें क्यों पड़ती है? क्योंकि मृदा के अंदर जब पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो हमें उन पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए या मृदा का कोई रूप बदल जाता है, अम्लीय हो जाती है, क्षारीय हो जाती है, लवणीय हो जाती है, कैसे भी हो, उस रूप को बदलने के लिए, जो पेड़ पौधों फसलों के लिए अधिक उपयोग, उस रूप में बनाने के लिए हम तरह तरह की खादों का उपयोग करते हैं। और जब ये खादें हैं, ये कब यूज की जाती है कि कुछ ऐसी मृदाएं होती है जिनके अंदर हम जो फसल बोते हैं तो कुछ पोषक तत्वों की कमी आ जाती है, मृदा की संरचना बदल जाती है। ठीक है ना। तो मृदा की संरचना बदलती है तो उस संरचना को हम वापस हैं तो अच्छी फॉर्म में, रूप में लाने के लिए हमें उसमें कुछ न कुछ ऐसे पदार्थ डालने पड़ते हैं। और जो पदार्थ हैं वो मुख्य रूप से हम खाद के रूप में काम में लेते हैं। और वो खाद हैं, वो खाद क्या कार्य करती है कि मृदा के अंदर है वो पोषक तत्वों की कमी है उसको पूरी कर देती है, या जो मृदा की जो संरचनाएं होती है, मूलभूत संरचना है जो पहले बनी थी, उस संरचना को बनाने में सहायक होती है। तो हम पहले पढ़ेंगे, हम देखो जैविक खाद है और जैव उर्वरक है। तो पहले हम जैविक खाद के बारे में पढ़ेंगे। जैविक नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसी खाद हो जिसमें जीवों का अंश हो। जीवों का अंश हो। वो जीवों का अंश क्या होगा कि या तो खुद मरे हुए जीव उनका भाग हो, या जीवों का कोई भी टूटा हुआ भाग हो, या जीवों के अपशिष्ट पदार्थ हो, वो सब क्या करेंगे? जीवों के अंश। उससे अगर कोई खाद बनी हुई हो तो हम उसको कहते हैं जैविक खाद। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? वह खाद जिसमें जीवों का अंश हो उसको हम क्या कहते हैं? जैविक खाद कह सकते हैं, या प्राकृतिक खाद कह सकते हैं, या उसको हम बोल सकते हैं कार्बनिक खाद। खाद कहते हैं। तो वह खाद जिसमें जीवों का अंश होता है, कोई भाग होता है, वो जैविक खाद या प्राकृतिक खाद या कार्बनिक खाद कहलाती है। ठीक है। तो इसके अंदर हम अगर जैविक खाद है उसका वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो जैविक खाद का वर्गीकरण, तो जैविक खादों को हम स्थूल, सांद्रित और प्राणीजात, स्थूल, सांद्रित और प्राणीजात, इन 3 वर्गों में बांट सकते हैं। ठीक है ना। तो खाद का वर्गीकरण इन्हें निम्न 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। ठीक है। तो अगर हम जैविक खाद लिखें, जैविक खाद, और इसको हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। पहला हो गया स्थूल जैविक खाद। देखो आप, स्थूल जैविक खाद, स्थूल प्राकृतिक खाद, स्थूल कार्बनिक खाद, कोई भी लिख सकते हैं। दूसरा होगा सांद्रित जैविक खाद, और
तीसरा प्रकार होगा प्राणीजात जैविक खाद। ठीक है, तो हम जैविक खाद को 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सी? स्थूल जैविक खाद, सांद्रित जैविक खाद और प्राणीजात जैविक खाद। ठीक है, तो अब ये इसके अंदर हम पहले पढ़ेंगे स्थूल जैविक खाद है, फिर सांद्रित जैविक खाद है और फिर प्राणीजात जैविक खाद है। इनकी हम पहले परिभाषाएं पढ़ते हैं। ठीक है, तो जैविक खाद के अंदर पहले स्थूल जैविक खाद। अब ध्यान देना, इन तीनों की जो परिभाषाएं है, स्थूल जैविक खाद है, इसमें क्या होता है, पोषक तत्वों की थोड़ी कमी होती है, अधिक मात्रा में पोषक तत्व नहीं होते हैं, और इस कारण से इस स्थूल जैविक खाद का उपयोग हम मृदा के अंदर करते हैं तो इसकी अधिक मात्रा की आवश्यकता होगी। सांद्रित जैविक खाद है, इसमें क्या होता है कि पोषक तत्वों की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, और अधिक होने के कारण इसकी मात्रा कम मात्रा हो तो भी वो मृदा सुधार के लिए काम में लिया जा सकता है। तो स्थूल जैविक खाद अधिक मात्रा में चाहिए, सांद्रित जैविक खाद कम मात्रा में चाहिए। कारण स्थूल जैविक खाद के अंदर पोषक तत्व कम तो मात्रा अधिक चाहिए, सांद्रित जैविक खाद में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक तो इसकी कम मात्रा की आवश्यकता होती है। और प्राणीजात जैविक खाद है, इससे कोई मात्रा से संबंध नहीं है। ठीक है ना। और ये क्या होता है प्राणीजात, यानी अगर हम किसी प्राणियों के द्वारा सड़े गले इन प्राणियों को ही हम अगर खाद के रूप में काम में लेते हैं, जैसे सूखा हुआ खून है, ठीक है, मछलियाँ, सड़ी हुई मछलियाँ वो खाद में दे जाती है, वो हड्डियाँ हैं वो अगर गल जाती है तो उस गली हुई हड्डियाँ हैं वो सब क्या कहलाती है, प्राणीजात जैविक खाद कहलाती है। ठीक है ना। तो हम पहले पढ़ेंगे स्थूल जैविक खाद। स्थूल जैविक खाद, तो स्थूल जैविक खाद में क्या रहेगा, इन खादों में पोषक तत्वों की कमी होने के कारण इनकी अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो स्थूल जैविक खाद है, इसके अंदर पोषक तत्व है। हाँ, हेलो, तो पोषक तत्वों की कमी के कारण अगर हम मृदा सुधार के लिए काम में लेते हैं तो स्थूल जैविक खाद है वो अधिक मात्रा में प्रयुक्त की जाती है। और इसके अंदर अगर हमें देखें उदाहरण के लिए, जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट, मलमूत्र की खाद, सीरे की खाद, प्रेस मड आदि। ठीक है। तो ये सब क्या होती है, स्थूल जैविक खादें होती है। गोबर की खाद है, हमें उसमें पोषक तत्व होते जरूर हैं लेकिन वो पोषक तत्वों की प्राप्ति है वो धीमी गति से होने के कारण इसकी अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। जैसे फसल को अगर हमें बहुत अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता है तो हम गोबर की खाद डालते हैं, उसमें बहुत अधिक पोषक तत्व होते हैं, फिर भी वो एकदम से यानी कम समयांतराल में इतने पोषक तत्व उनसे प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है ना। इसलिए हमें गोबर की खाद की अधिक मात्रा की आवश्यकता पड़ेगी। कंपोस्ट है, मलमूत्र की खाद है, एक दो शब्द है, ये सीरे की खाद और ये प्रेस मड। जितने भी चीनी कारखाने हैं उनके अंदर क्या होता है कि शराब बनाने के बाद में एक लिक्विड बचता है,
उसको कहा जाता है सीरा। ठीक है, और उस सीरे से भी यदि हम और चीनी प्राप्त कर ली तो एक गाढ़ा लाल रंग का द्रव प्राप्त होता है, जैसे थोड़ा गाढ़ा पेस्ट जैसा ही रहता है, उसको हम कहते हैं प्रेस मड। तो वो भी खाद के रूप में काम में लिए जाते हैं। तो ये सब खादें क्या है, स्थूल जैविक खादें हैं। अब हम दूसरी एक प्रकार है वो सांद्रित जैविक खाद। ठीक है, सांद्रित जैविक खाद है वो क्या करता है, बनाई इन्हीं से जाती है, इसलिए हम इसका कोई एग्जाम्पल नहीं बनेगा। गोबर की खाद है, उसको हम सड़ा करके काफी दिनों तक, तो क्या होता है कि वो जटिल अणु है वो सरल अणु में, छोटे अणु में टूट जाते हैं। ठीक है, टूट करके उसके अंदर क्या होता है, पोषक तत्वों की मात्रा है वो बढ़ जाती है, अर्थात पोषक तत्व मात्रा देने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। तो वही खाद क्या कहलाएगी, सांद्रित जैविक खाद कहलाएगी। तो ये एग्जाम्पल इनके लिए रहते हैं। तो सांद्रित जैविक खाद क्या है, इन खादों में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होने के कारण इनकी कम मात्रा की आवश्यकता होती है। अर्थात इनको हम कम मात्रा में डालते हैं तो भी क्या होगा, स्थूल जैविक खाद जितने ये पोषक तत्व उन फसलों या पेड़ पौधों को उपलब्ध करवा देंगे। तीसरी है खाद प्राणीजात जैविक खाद। प्राणीजात जैविक खाद ये सीधा सा अर्थ है कि प्राणियों के कोई न कोई उनके शरीर का भाग का अंश होता है, उसको ही हम प्राणीजात जैविक खाद कहते हैं। तो प्राणियों के अवशेष जैसे सूखा हुआ खून, ऊन, हड्डी की खाद आदि, ये सब क्या है, ये खाद है वो प्राणियों की अवशेष होती है। अवशेष के रूप में जैसे कोई पशु मर गया, उसका खून है वो सूख गया, वो खून ही क्या कहलाएगा, एक जैविक खाद का कार्य करेगा। ठीक है ना, अगर मछलियां हैं वो अगर सड़ गई तो मछलियों की खाद भी है, वो भी प्राणीजात जैविक खाद कहलाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने दो के बारे में। अब हम चलते हैं नंबर 3 हो गए प्राणीजात जैविक खाद। अब जैविक खाद है इनका हम अगर मृदा में काम में लेते हैं, मृदा का आप जानते हो कि भूमि का ऊपरी उपजाऊ भाग जिसमें पेड़ पौधे फसलें उगाई जाती है वो भाग मृदा कहलाती है। ठीक है ना, उस मृदा के अंदर ये जो हम खाद डालते हैं, जैविक खाद डालते हैं, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब है जैविक खादों का मृदा पर प्रभाव। तो अगर हम जैविक खाद है वो मृदा में डालते हैं तो क्या क्या प्रभाव डाल सकते हैं। पहला तो ये हो सकता है कोई भौतिक संरचना बदल दे, दूसरा होता है कि उसकी रासायनिक संरचना बदल दे। ठीक है ना, तो इस तरह से हम अगर पढ़ेंगे तो पहले क्या करेंगे कि जैविक खाद है अगर हमने डाला है तो जैविक खाद डालने से मृदा के भौतिक गुणों में क्या परिवर्तन होता है। भौतिक गुण का अर्थ क्या होता है कि किसी पदार्थ के वे गुण, ठीक है ना, जैसे रंग है, घनत्व है, आकार है, ठीक है, और विलेयता है, ये सब चीज़ें क्या होती है, भौतिक गुण होती है। देखने में अपने को जो चीज़ परिवर्तन दिखाई देते हैं
वो सब भौतिक परिवर्तन होते हैं, उनको हम भौतिक गुण के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो अगर हम जैविक खाद है मृदा में डालते हैं तो कुछ भौतिक परिवर्तन भी होते हैं और कुछ रासायनिक परिवर्तन भी होते हैं। तो इसमें हम पहला पढ़ेंगे हम मृदा के भौतिक गुणों पर प्रभाव। मृदा के भौतिक गुणों पर प्रभाव। ठीक है, तो मृदा के भौतिक गुणों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम देखते हैं मृदा भौतिक, जैसे पेड़ पौधे भूमि में उगते हैं तो हम देखते हैं कि वो मृदा है ज़्यादा कठोर नहीं होनी चाहिए, मृदा के कण बहुत ज़्यादा बारीक नहीं होने चाहिए, मोटे दानेदार होने चाहिए। ठीक है, कठोर नहीं होनी, मुलायम होनी चाहिए, जिसमें जड़ें आसानी से जा सके, पानी आसानी से जा सके। ठीक है ना, और मिट्टी वो भुरभुरी होनी चाहिए और उसके अंदर जड़ें फैलने के लिए आसानी से जगह उपलब्ध होनी चाहिए, अंदर आसानी से वायु है वो चली जानी चाहिए, जल है आसानी से अंदर चला जाना चाहिए। ठीक है ना, तो ये सब क्या है, मृदा के ऐसे भौतिक गुण हैं जिनसे मृदा के अंदर पेड़ पौधे और फसलें हैं उनकी वृद्धि अच्छी तरह से हो या अधिक हो। ठीक है ना, तो हम अगर जैविक खाद काम में ली तो मृदा का पहला भौतिक गुण है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो देखना। नंबर 1, मृदा की संरचना में सुधार होता है, अर्थात मृदा सघन तथा दानेदार हो जाती है, स्थूल बनती है, मृदा का इकट्ठा बिखरी भी नहीं रहती है, और उसमें भी क्या रहेंगे, दाने रहेंगे। और मैंने अभी बताया कि जब दानेदार और सघन मृदा हो उसमें पेड़ पौधों और फसलों की वृद्धि अच्छी होती है। तो मृदा की संरचना में सुधार होता है, अर्थात मृदा सघन और दानेदार हो जाती है। ठीक है, नंबर 2, मृदा की जल धारण करने की क्षमता में वृद्धि होती है। अब यदि हमने जैविक खाद डाली है तो मृदा के अंदर जल को रोके रखने की क्षमता, धारण करने को रोके रखने की क्षमता वो बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है कि जल है वो भूमि के अंदर गहराई में नहीं चला जाए। अगर वो अधिक गहराई में चला गया जल तो फिर वो फसलों के लिए उपलब्ध नहीं हो पाएगा। ठीक है, और पेड़ पौधों को भी नहीं मिल पाएगा। तो उसको जल को इकट्ठा रखने की जो क्षमता है, जिसको हम जल धारण क्षमता कहते हैं, वो क्षमता में जैविक खाद के उपयोग से वृद्धि हो जाती है। नंबर 3, मृदा में वायु संचार में वृद्धि होती है। अब देखो मृदा में वायु का क्या काम रह गया, मृदा के अंदर वायु का आदान प्रदान होना अति आवश्यक है। क्यों कि वायुमंडलीय जब नाइट्रोजन है, यदि वो मृदा दानेदार हो, बीच में थोड़ी जगह हो, तो हम जैसे अगर खुदाई करते हैं पेड़ पौधों की जड़ों के आसपास में तो मृदा क्या हो जाती है, खोखली हो जाती है, दानेदार हो जाती है। तो उसमें जैसे ही वायु अंदर जाएगी उसमें नाइट्रोजन भी रहेगी, तो पेड़ पौधों के अंदर जो जड़ें हैं उन जड़ों पर सूक्ष्म जीव होते हैं, वो सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, नाइट्रोजन को जकड़ लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं और उस नाइट्रोजन को सरल नाइट्रोजन युक्त यौगिकों में बदल देते हैं, और वो यौगिक हैं फिर पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। आपको पता होगा कि जैसे हम पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए हम यूरिया डालते हैं तो यूरिया में केवल एक ही तत्व होता है, वो होता है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए अति आवश्यक पोषक तत्व होता है। तो इसमें वायु संचार होगा तो अंदर की वायु बाहर आएगी, बाहर की वायु अंदर जाएगी। इससे क्या होगा, अंदर भूमि के अंदर न तो ज़्यादा उष्णता उत्पन्न होगी और न ही शीतलता उत्पन्न होगी। तो एक वो तापमान को भी नियमित बनाए रखने के लिए ये जैविक खाद है वो कार्य करती है। अब चौथा है
पानी तथा वायु द्वारा मृदा का अपरदन कम होता है। इसका अर्थ हो गया कि यदि हमने जैविक खाद डाली है तो जल के द्वारा, वायु के द्वारा, अब मृदा अपरदन किसे कहते हैं? मृदा का किसी एक भाग से दूसरे भाग में या एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना मृदा का अपरदन कहलाता है। तो मृदा के कण हैं, अर्थात रेत के कण मृदा के रूप में, वो मृदा के कण या तो तेज हवा चलती है तो वो कण उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, तो वायु द्वारा अपरदन हो गया वो। अगर जल बारिश तेज होती है, पानी भर गया और पानी का रिसाव होकर के पानी बहने लगता है तो मृदा के अंदर जो उपजाऊ पोषक तत्व हैं वो सारे के सारे बह करके पानी के साथ में चले जाते हैं, तो वो कहलाता है मृदा का अपरदन। तो पानी द्वारा और वायु द्वारा मृदा का अपरदन बहुत कम होता है। कब? जब हम जैविक खाद है उसमें डालते हैं। ठीक है, अब है पांचवा, मृदा ताप नियंत्रण में रहता है। अब क्या होता है? मृदा का जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल होता है। कब? जब हम जैविक खाद उसमें डाल देते हैं। सामान्यतः हम देखते हैं, अपने को पता भी है कि यदि हम ऐसे कोई रास्ता जिसके अंदर रेत है या सड़क है और एक होता है कि जिस पर गोबर, सूखा गोबर डाला हुआ है, तो अगर हम ऐसा तीनों चीज़ों पर ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है ना, ध्यान देते हैं, परीक्षण लेते हैं, तो हमें लगता है सड़क पर चलते हैं अगर नंगे पैर तो अपने पैर जलने लग जाते हैं गर्मी के अंदर। तो इसका मतलब उसको उष्मा ग्रहण करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है, बहुत अधिक हो गई। ठीक है, और सर्दी में वो बहुत अधिक ठंडी भी हो जाती है। फिर अगर हम रेत हैं, मिट्टी है, उस पर चलते हैं तो अपने पैर गर्मी में जलने लग जाते हैं। तो इसका मतलब सड़कें हैं जो कंकड़ पत्थर से बनी उसमें उष्मा ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा है। उसके बाद में रेत है उसमें भी अधिक है। और यदि वो गोबर की खाद हो, जैविक खाद के रूप में अगर ये माने, तो उस पर हम चलते हैं तो अपने को पता ही नहीं चलता है, एक नॉर्मल टेम्परेचर महसूस होगा। क्यों? उसको न तो गोबर की खाद है, न तो ज़्यादा उष्मा को ग्रहण करती है और न ही ज़्यादा उष्मा को अवशोषित करती है। तो गोबर की खाद सर्दी में ठंडी नहीं लगेगी, गर्मी में गर्म नहीं लगेगी। तो उसमें क्या हो गया? एक विशेष ताप को नियंत्रित रखने की क्षमता होती है। तो इसी कारण से अगर हम जैसे जैविक खाद उपयोग में लिए मृदा में, तो क्या होगा? मृदा का जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल में रहेगा। और कंट्रोल में रहेगा तो फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि पेड़ पौधों की जड़ें मृदा में ही होती है। अगर वहाँ का टेम्परेचर बहुत अधिक हो गया तो जड़ों को बढ़ने के लिए अनुकूल नहीं होता है, वृद्धि के लिए अनुकूल नहीं होता है। और मृदा का टेम्परेचर यदि एकदम से कम हो गया, वो भी मृदा है जड़ों की वृद्धि के लिए अनुकूल नहीं होती। तो टेम्परेचर भी क्या है? एक मुख्य वृद्धि का कारक है। किसके लिए? पेड़ पौधे और फसलों के लिए है। ठीक है, तो मृदा का ताप नियंत्रण में भी जैविक खादों का महत्व होता है। नंबर 6 है पौधों की जड़ों का विकास अच्छा होता है। तो यदि हमने जैसे जैविक खाद काम में ली है तो जैविक खाद लेने से ये पूरे गुण हैं। पहली चीज ये मृदा की संरचना में सुधार होता है, दानेदार हो गई। अगर दानेदार हो गई, कण बन गए तो कण के बीच में क्या होगा? स्थान होगा तो उसमें वायु आसानी से आदान प्रदान हो जाएगा, जल का भी आदान प्रदान आसानी से हो जाएगा। ठीक है, और टेम्परेचर भी क्या होगा? एकदम से नियंत्रित रहेगा। तो अगर वो खाली स्थान रहेंगे तो पेड़ पौधे और फसलें हैं, उनकी जड़ें हैं, उस प्रकार की मृदा में आसानी से बढ़ सकती है। अर्थात जड़ों का विकास भी क्या होता है? बहुत अधिक होता है, अर्थात अच्छा होता है। ठीक है, अब 7वां है भूमि में जल का अंतः स्पंदन अच्छा होता है। हम देखते हैं कि यदि जैसे बरसात होती है तो उसके अंदर बरसात में ज़्यादातर ये रहता है
कि अगर पानी है, भूमि या मृदा है, उस पर इकट्ठा हो जाता है। और कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर पानी भरा और तुरंत वो अंदर चला गया। और कुछ मृदा या भूमि ऐसी होती है कि आज खूब बरसात हुई, कल देखते हैं कि ऊपरी भूमि है वो पूरी सूख गई। और कुछ मृदा ऐसी रहती है तो कई दिनों तक ऊपरी भाग है वो नम बना हुआ रहता है, पानी नहीं फिर भी क्या है, नम बना रहता है। तो ये अगर कब स्थितियां होगी कि जब मृदा के अंदर ऊपर ज्यादा दिनों तक पानी इकट्ठा न रहे, ठीक है, और अंदर जल धारण करने की क्षमता ज्यादा हो, अंदर लेने की क्षमता भी क्या हो, अधिक हो। और लेने की क्षमता को बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैविक खादों का उपयोग करना पड़ेगा। जैविक खाद है वो क्या करेगी कि भूमि के अंदर जल धारण करने की क्षमता होगी, इकट्ठा रखने की क्षमता रहेगी, नए जल को नीचे जाने देगी, ठीक है। दूसरा है ऊपर जो जल है सतह पर, उस जल को भी आसानी से अंदर लेने की क्षमता बढ़ा देगा। तो इस तरह से जैविक खादें हैं वो मृदा के भौतिक गुणों में निम्न 7 प्रकार से प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो इस आधार पर हम जैविक खादों को मृदा पर प्रभाव, अगले वीडियो में हम मृदा के भौतिक गुणों के स्थान पर रासायनिक गुणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, फिर हम पढ़ेंगे इसके अंदर कि जैविक खाद है और उर्वरक है, इनमें क्या अंतर होता है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों के लिए अगले वीडियो में, इसमें यदि कोई समस्या रहे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।